स्वागत है आपका ज्ञानोदय पॉडकास्ट में। आज हम एक ऐसी किताब पर थोड़ी गहरी नज़र डालने वाले हैं जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित किया है, जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स। जी हाँ, ये किताब आत्म-सुधार की दुनिया में एक तरह से मील का पत्थर मानी जाती है और आज हम इसके जो मुख्य सिद्धांत हैं, उनको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास इस किताब का एक विस्तृत सारांश है और हमारा मिशन है इसके सबसे महत्वपूर्ण विचारों और रणनीतियों को समझना। हाँ, हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे रोज़मर्रा की छोटी, जो लगभग अदृश्य सी लगती हैं आदतें, वो समय के साथ मिलकर कैसे आश्चर्यजनक रूप से बड़े परिणाम दे सकती हैं और कैसे हम इन सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। इस किताब का जो मूल विचार है, वो सुनने में तो बड़ा सरल लगता है, लेकिन है बहुत शक्तिशाली। छोटी आदतें, वो चक्रवृद्धि ब्याज की तरह काम करती हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे छोटा सा निवेश समय के साथ बढ़ता जाता है ना। हाँ, वैसे ही रोजाना दोहराए जाने वाले छोटे छोटे व्यवहार मिलकर एक दिन विशाल नतीजों में बदल जाते हैं। सफलता कोई बड़ी छलांग नहीं है, बल्कि रोजाना के छोटे, बिल्कुल परमाणु जैसे सुधारों का नतीजा है। चलिए इस विचार को थोड़ा और खोलते हैं। जेम्स क्लियर एक गणितीय उदाहरण देते हैं। हाँ, वो 1% वाला। हाँ, कि अगर आप रोज सिर्फ 1% बेहतर होते हैं तो साल के अंत तक आप आज से करीब 37 गुना बेहतर हो चुके होंगे। 37 गुना? ये बहुत ज्यादा है ना? लेकिन इसका उल्टा भी उतना ही सच है। अगर आप रोज 1% बदतर होते गए तो आप लगभग 0 पर पहुंच जाएंगे। डरावना है ये तो। हाँ, ये दिखाता है कि हमारी सफलता या असफलता किसी एक बड़ी घटना पर निर्भर नहीं करती, बल्कि रोज के छोटे छोटे चुनावों और आदतों का कुल योग होती है। अक्सर हम इन छोटे सुधारों को नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि इनका असर तुरंत नहीं दिखता। सही बात है। यहीं पर जेम्स क्लियर एक दिलचस्प कॉन्सेप्ट लाते हैं, लेटेंट पोटेंशियल का पठार, अंग्रेजी में प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। ये वो दौर होता है जब हम मेहनत तो कर रहे होते हैं, सुधार भी हो रहा होता है, लेकिन वो सतह के नीचे होता है, दिखता नहीं। अच्छा, जैसे पानी का उदाहरण दिया उन्होंने। हाँ बिल्कुल। जैसे पानी 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने से पहले बर्फ नहीं बनता, चाहे तापमान कितना भी गिर रहा हो। जी, इसी पठार पर पहुंचकर ज्यादातर लोग निराश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी मेहनत बेकार जा रही है और वो कोशिश करना छोड़ देते हैं। और यहीं पर धैर्य, पेशेंस और साथ में निरंतरता कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी हो जाती है। हाँ। हम अक्सर तुरंत मिलने वाले परिणामों के पीछे भागते हैं, एक तरह की इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए होती है। बिल्कुल। लेकिन ये किताब हमें समझाती है कि प्रक्रिया पर भरोसा करना और रोज छोटी छोटी जीत हासिल करने पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी क्यों है। ये एक लॉन्ग टर्म विजन मानता है। सही कहा। पर सवाल यह है कि जब परिणाम दिख नहीं रहे तब भी उस रास्ते पर टिके रहने का विश्वास कैसे बनाए रखा जाए। शायद यहीं पर अगली अवधारणा काम आती है। बिल्कुल, और वो है पहचान आधारित आदतें, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। ये शायद इस किताब के सबसे क्रांतिकारी विचारों में से एक है। हाँ, ये मुझे भी बहुत प्रभावशाली लगा। देखिए, ज्यादातर लोग जब आदतें बदलने की सोचते हैं तो वो लक्ष्य आधारित होते हैं, जैसे मुझे 10 किलो वजन कम करना है या मुझे एक किताब लिखनी है। ये परिणाम पर फोकस है। आउटकम पर। हाँ, आउटकम। क्लियर व्यवहार परिवर्तन की 3 परतें बताते हैं। सबसे बाहरी परत है परिणाम, आप क्या हासिल करना चाहते हैं। ठीक है। उसके अंदर की परत है प्रक्रिया, यानी आप वो लक्ष्य कैसे हासिल करेंगे, आपकी आदतें, आपका सिस्टम। जी। और सबसे गहरी जो केंद्रीय परत है वो है पहचान, आइडेंटिटी, यानी आप अपने बारे में क्या मानते हैं, आप किस तरह के इंसान हैं या बनना चाहते हैं। अच्छा। और क्लियर का तर्क है कि सच्चा और स्थायी बदलाव हमेशा पहचान के स्तर से शुरू होता है, अंदर से बाहर की तरफ। ये बहुत दिलचस्प है। उदाहरण के लिए, मुझे रोज व्यायाम करना है, ये प्रक्रिया है। इसकी जगह अगर कोई ये सोचे कि मैं एक स्वस्थ और सक्रिय व्यक्ति हूं, ये पहचान है, तो व्यवहार बदलना ज्यादा स्वाभाविक और आसान हो जाता है। जब आपकी आदतें आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती हैं तो आप उन्हें सिर्फ करते नहीं, आप वैसे बन जाते हैं। ये सोचने का बिल्कुल अलग तरीका है। पर इसमें एक सवाल उठता है, अगर कोई अपनी मौजूदा पहचान में फंसा हुआ महसूस कर रहा है तो वो इस बदलाव की शुरुआत करे कैसे। हाँ, ये प्रैक्टिकल सवाल है। ये कोई स्विच ऑन ऑफ करने जैसा तो है नहीं। क्लियर सुझाते हैं कि ये छोटे छोटे सबूतों से होता है। हर बार जब आप कोई ऐसा काम करते हैं जो आपकी मनचाही पहचान से मेल खाता है, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो। हाँ बिल्कुल, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, आप उस पहचान के पक्ष में एक वोट डाल रहे होते हैं। जैसे अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति बनना चाहता है तो सिर्फ सलाद ऑर्डर करना भी
उस पहचान के लिए एक वोट है। अच्छा। धीरे धीरे ये छोटे छोटे वोट जमा होकर आपकी सेल्फ इमेज को बदलने लगते हैं। तो ये सिर्फ लक्ष्य पाने के बारे में नहीं है, बल्कि उस तरह का इंसान बनने की प्रक्रिया है जो स्वाभाविक रूप से उन लक्ष्यों को प्राप्त करता है। वाह, ये वाकई सोचने का एक अलग नजरिया देता है। अच्छा, अब समझते हैं कि ये आदतें बनती कैसे हैं। क्लियर ने इस पूरी प्रक्रिया को एक बहुत ही सरल 4 चरणीय मॉडल में समेटा है। इसे वो व्यवहार परिवर्तन के 4 नियम कहते हैं, 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज। ये 4 चरण किसी भी आदत के पीछे काम करते हैं। पहला है संकेत, यानी क्यू। जी। वो ट्रिगर जो आपके दिमाग को एक व्यवहार शुरू करने के लिए कहता है। ये कुछ भी हो सकता है, समय, स्थान, भावना, कोई दूसरा व्यक्ति या आपकी पिछली क्रिया। ठीक है। दूसरा है इच्छा, यानी क्रेविंग। जी। ये संकेत से जुड़ी हुई प्रेरणा शक्ति है। आप असल में आदत को नहीं चाहते, बल्कि उस स्थिति या भावना को चाहते हैं जो आदत पूरी करने से मिलती है। मतलब इच्छा आदत की नहीं, उसके परिणाम की होती है। हाँ, बिल्कुल। तीसरा है प्रतिक्रिया, यानी रिस्पॉन्स। ये वास्तविक आदत है जिसे आप करते हैं, कोई विचार या कार्य। और चौथा है पुरस्कार, यानी रिवॉर्ड। ये आदत का अंतिम लक्ष्य है। पुरस्कार या तो आपकी इच्छा को संतुष्ट करता है या आपको कुछ सिखाता है। जैसे सुबह उठते ही फोन चेक करने की आदत को देखें। बिस्तर पर आंख खुलना, संकेत, शायद बोरियत या FOMO कुछ छूट ना जाए वाली भावना इच्छा पैदा करता है। हाँ, होता है ऐसा। फिर आप फोन उठाते हैं और स्क्रॉल करते हैं, प्रतिक्रिया, जिससे आपको जानकारी या मनोरंजन का छोटा सा हिट, पुरस्कार मिलता है। हाँ। यही लूप बार बार दोहराने से आदत पक्की हो जाती है। हाँ, और ये समझना महत्वपूर्ण है कि ये लूप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की आदतों के लिए समान रूप से काम करता है। हमारा मस्तिष्क दरअसल ऊर्जा बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। अच्छा। जब कोई व्यवहार सफलतापूर्वक एक जरूरत पूरी करता है तो मस्तिष्क उसे याद रखता है और भविष्य में उसे दोहराने के लिए स्वचालित रास्ते, मतलब ऑटोमेटिक पाथवेज बना लेता है। यही आदत है। बिल्कुल। बुरी आदतें इसीलिए मुश्किल होती हैं क्योंकि वे भी इसी शक्तिशाली लूप का पालन करती हैं और अक्सर तत्काल पुरस्कार देती हैं। इस लूप को समझे बिना हम आदतों को बदलने के लिए सिर्फ इच्छा शक्ति पर निर्भर रहते हैं, जो अक्सर काफी नहीं होती। बिल्कुल सही कहा। और इसी लूप की समझ से जेम्स क्लियर ने अच्छी आदतें बनाने के 4 सरल नियम दिए हैं जो इन 4 चरणों को एड्रेस करते हैं। हाँ, वो 4 नियम। पहला, इसे स्पष्ट बनाएं, मेक इट ऑब्वियस। संकेत को अनदेखा करना मुश्किल कर दें। ठीक है। दूसरा, इसे आकर्षक बनाएं, इच्छा को इतना बढ़ा दें कि आप खुद को रोक ना पाएं। तीसरा, इसे आसान बनाएं, प्रतिक्रिया करने में आने वाली बाधाओं को कम कर दें। जी। और चौथा, इसे संतोषजनक बनाएं, मेक इट सैटिस्फाइंग। पुरस्कार को तुरंत और आनंददायक बनाएं। और जाहिर है, बुरी आदतों को तोड़ने के लिए इन्हीं नियमों के विपरीत काम करना होता है। उसे अदृश्य बनाएं, अनाकर्षक बनाएं, कठिन बनाएं और असंतोषजनक बनाएं। हाँ, उसका उल्टा। चलिए अब इन 4 नियमों को कुछ व्यवहारिक रणनीतियों के साथ थोड़ा और गहराई से देखते हैं। जरूर। तो पहला नियम, इसे स्पष्ट बनाएं, मेक इट ऑब्वियस। आदत बदलने का पहला कदम है जागरूकता, अवेयरनेस। आप जो कर रहे हैं उसे जाने बिना आप उसे बदल नहीं सकते। सही है। क्लियर। इसके लिए हैबिट स्कोर कार्ड बनाने का सुझाव देते हैं। अपनी रोज की आदतों की लिस्ट बनाइए और उन्हें अच्छा, प्लस, बुरा, माइनस या तटस्थ के रूप में मार्क कीजिए। यह अभ्यास आंखें खोलने वाला हो सकता है। हाँ, मैंने ये किया है, काफी कुछ पता चलता है अपने बारे में, है ना। इसके बाद 2 शक्तिशाली तकनीकें हैं। पहली, इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन, मतलब इरादे को लागू करना। यानी सिर्फ ये ना कहें कि मैं व्यायाम करूंगा, बल्कि स्पष्ट करें, मैं ये व्यवहार इस समय पर इस स्थान में करूंगा। जैसे मैं रोज शाम 6 बजे अपने लिविंग रूम में 15 मिनट योगा करूंगा। बिल्कुल स्पेसिफिक होना। हाँ। दूसरी तकनीक है हैबिट स्टैकिंग, आदत को ढेर करना। अपनी नई आदत को किसी मौजूदा आदत के तुरंत बाद जोड़ दें। फॉर्मूला है, मेरी वर्तमान आदत के बाद मैं नई आदत करूंगा। अच्छा, जैसे सुबह कॉफी बनाने के बाद मैं 1 गिलास पानी पीऊंगा, या डिनर के बाद मैं 5 मिनट टहलूंगा। ये तकनीकें इसलिए काम करती हैं क्योंकि ये अस्पष्टता को खत्म करती हैं। वे आदत के लिए एक स्पष्ट समय और स्थान तय करती हैं, जिससे संकेत बहुत स्पष्ट हो जाता है। हाँ, और ये पर्यावरण मतलब एनवायरनमेंट के महत्व को भी उजागर करता है। क्लियर का एक प्रसिद्ध कथन है, आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते,
आप अपने सिस्टम के स्तर तक गिरते हैं। बिल्कुल, आपका माहौल आपके सिस्टम का एक अदृश्य हिस्सा है। तो अच्छी आदतों के संकेतों को अपने आसपास विजिबल बनाएं, जैसे रात में पढ़ने वाली किताब तकिए पे रखना या सुबह पहनने वाले वर्कआउट के कपड़े पहले ही निकाल कर रखना। सही। और बुरी आदतों के संकेतों को छिपा दें या हटा दें। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, सिर्फ माहौल बदलना क्या काफी है अगर अंदरूनी प्रेरणा या इच्छा शक्ति बहुत कम हो? ये एक अच्छा सवाल है। क्लियर का तर्क है कि माहौल को बदलना दरअसल इच्छा शक्ति पर निर्भरता कम करने का एक तरीका है। अच्छा। आत्मनियंत्रण का रहस्य अक्सर प्रलोभन से लड़ना नहीं बल्कि उससे बचना होता है। अगर आपके किचन काउंटर पर कुकीज का जार नहीं है तो आपको उन्हें न खाने के लिए कम इच्छा शक्ति की जरूरत पड़ेगी। हाँ, ये बात तो है। इसी तरह अगर आप अपने फोन से सोशल मीडिया ऐप्स हटा देते हैं या नोटिफिकेशन बंद कर देते हैं तो आप उन अदृश्य संकेतों को हटा रहे हैं जो आपको विचलित करते हैं। तो हाँ, माहौल बदलना प्रेरणा की जरूरत को कम कर सकता है क्योंकि यह सही चुनाव को ऑटोमेटिकली आसान बना देता है। ये सिस्टम बनाने का हिस्सा है। समझ गया। अब आते हैं दूसरे नियम पर, इसे आकर्षक बनाएं, मेक इट अट्रैक्टिव। आदतें तब टिकती हैं जब वे हमें अच्छी लगती हैं, जब हम उन्हें करने के लिए उत्सुक होते हैं। जी क्लियर। इसके लिए टेम्पटेशन बंडलिंग यानी प्रलोभन बंडलिंग की रणनीति बताते हैं। इसका सिद्धांत है, एक क्रिया जो आप करना चाहते हैं उसे एक क्रिया के साथ जोड़ें जो आपको करनी चाहिए। अच्छा, ये कैसे? जैसे आप अपना पसंदीदा नेटफ्लिक्स शो सिर्फ तभी देखें जब आप ट्रेडमिल पर चल रहे हों, या अपना पसंदीदा पॉडकास्ट सिर्फ सफर के दौरान सुनें। दिलचस्प। ये रणनीति सीधे हमारे मस्तिष्क के रिवॉर्ड सर्किट पर काम करती है। और मजे की बात यह है कि डोपामाइन, जो खुशी और प्रेरणा से जुड़ा न्यूरोट्रांसमीटर है, हाँ, डोपामाइन, वो सिर्फ पुरस्कार मिलने पर ही नहीं बल्कि पुरस्कार की उम्मीद में भी रिलीज होता है, एंटिसिपेशन में। अच्छा। तो जब हम किसी ऐसी गतिविधि की उम्मीद करते हैं जिसमें कुछ मजेदार जुड़ा हो, जैसे ट्रेडमिल पर शो देखना, तो वो गतिविधि ज्यादा आकर्षक लगने लगती है। यही प्रत्याशा ही हमें काम शुरू करने के लिए प्रेरित करती है। ये तो बहुत चालाकी भरा तरीका है अपने दिमाग को हैक करने का। हाँ, बिल्कुल। आदत को आकर्षक बनाने का एक और शक्तिशाली तरीका है सामाजिक प्रभाव का इस्तेमाल करना, सोशल इन्फ्लुएंस। वो कैसे? हम अनजाने में ही उन लोगों के व्यवहार की नकल करते हैं जिनके हम करीब होते हैं, परिवार, दोस्त, जो बहुमत में होते हैं हमारी संस्कृति या समूह, और जिन्हें हम शक्तिशाली या प्रतिष्ठित मानते हैं। इसलिए उन समूहों या समुदायों में शामिल होना जहां आपका वांछित व्यवहार सामान्य माना जाता है, बहुत प्रभावी हो सकता है। जैसे अगर आप ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो बुक क्लब ज्वाइन करें। अगर आप फिट होना चाहते हैं तो किसी रनिंग ग्रुप या जिम क्लास में शामिल हों। जब आप देखते हैं कि आपके आसपास के लोग उस व्यवहार को महत्व दे रहे हैं और कर रहे हैं, तो वो स्वाभाविक रूप से अधिक आकर्षक लगने लगता है। हाँ, माहौल का असर पड़ता है। बुरी आदतों के आकर्षण को कम करने के लिए उनके नकारात्मक परिणामों को उजागर करना और उन्हें अपनी पहचान से अलग करना महत्वपूर्ण है। और साथ ही ये समझना भी जरूरी है कि हर बुरी आदत के पीछे अक्सर एक सकारात्मक इरादा या जरूरत छिपी होती है। जैसे तनाव कम करना, बोरियत मिटाना या सामाजिक स्वीकृति पाना। उस जरूरत को पहचानें और उसे पूरा करने का एक स्वस्थ तरीका खोजें। आदत को खत्म करने के बजाय उसे एक बेहतर विकल्प से बदलें। बिल्कुल। अब तीसरा नियम, इसे आसान बनाएं, मेक इट इजी। जी। इंसानी स्वभाव है कि हम कम से कम मेहनत वाला रास्ता चुनते हैं, लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट। हाँ। इसलिए अच्छी आदतें बनाने के लिए सबसे जरूरी है कि शुरुआत में आने वाली रुकावट या घर्षण, मतलब फ्रिक्शन, को कम किया जाए। यहीं पर क्लियर का 2 मिनट रूल आता है। हाँ, ये बहुत प्रैक्टिकल है। नियम कहता है, कोई भी नई आदत जब आप शुरू करें तो उसे इस तरह डिजाइन करें कि उसे पूरा करने में 2 मिनट से भी कम समय लगे। सिर्फ 2 मिनट? हाँ। जैसे रोज 30 मिनट व्यायाम करने का लक्ष्य बहुत बड़ा लग सकता है। 2 मिनट रूल के हिसाब से इसे बदलें। अपने वर्कआउट वाले जूते पहनना। अच्छा, सिर्फ जूते पहनना? हाँ। या रोज 1 घंटा पढ़ना के बजाय 1 पन्ना पढ़ना। या पूरा कमरा साफ करना के बजाय 1 कपड़ा उठाकर उसकी जगह पर रखना। इसका उद्देश्य तुरंत बड़ा परिणाम पाना नहीं है, बल्कि आदत को शुरू करने की क्रिया को आसान बनाना है। एक बार आपने शुरू कर दिया तो जारी रखना अक्सर आसान हो जाता है। क्लियर कहते हैं, आदत को बेहतर बनाने से पहले उसे स्थापित करना जरूरी है। ये न्यूनतम प्रयास के नियम का सीधा एप्लीकेशन है।
हमें अपने पर्यावरण को इस तरह व्यवस्थित करना चाहिए कि अच्छी आदतें आसान लगें और बुरी आदतें मुश्किल। हाँ, उदाहरण दीजिए। जैसे अगर आप ज्यादा फल खाना चाहते हैं तो उन्हें धोकर सामने टेबल पर रखें, न कि फ्रिज के किसी कोने में। और अगर आप टीवी कम देखना चाहते हैं तो हर बार देखने के बाद रिमोट को किसी दूसरी अलमारी में रख दें या टीवी का प्लग निकाल दें। हाँ, ये छोटा सा फ्रिक्शन भी व्यवहार बदल सकता है। बिल्कुल। एक और एडवांस तकनीक है कमिटमेंट डिवाइसेस, प्रतिबद्धता उपकरण। ये क्या होते हैं? ये भविष्य में आपके व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए वर्तमान में किए गए चुनाव हैं। जैसे अगर आप सुबह उठकर दौड़ना चाहते हैं तो रात में ही किसी दोस्त के साथ सुबह मिलने का प्लान बना लेना एक कमिटमेंट डिवाइस है। अच्छा, ताकि पीछे हटना मुश्किल हो जाए। हाँ, या अनहेल्दी खाने से बचने के लिए घर पर सिर्फ स्वस्थ भोजन रखना। ये तरीके आपके भविष्य के आप को सही रास्ते पर रखने में मदद करते हैं, खासकर तब जब प्रेरणा कम हो। मूल विचार है सही काम करना आसान और गलत काम करना मुश्किल बना दो। ये तो बहुत काम का है। और चौथा अंतिम नियम है, इसे संतोषजनक बनाएं। मेक इट सैटिस्फाइंग। जी, व्यवहार परिवर्तन का मूल नियम है, जिस व्यवहार का पुरस्कार मिलता है वो दोहराया जाता है। जिस व्यवहार को सजा मिलती है उससे बचा जाता है। हाँ। समस्या ये है कि कई अच्छी आदतों जैसे व्यायाम, बचत, सीखना, इनका असली फायदा भविष्य में मिलता है। हाँ। जबकि बुरी आदतों जैसे जंक फूड, सोशल मीडिया, धूम्रपान का मजा तुरंत आता है। बिल्कुल। इसलिए अच्छी आदतों को टिकाऊ बनाने के लिए हमें उन्हें तुरंत संतोषजनक बनाने के तरीके ढूंढने होंगे। तुरंत संतुष्टि। हाँ, इसका एक तरीका है रीइंफोर्समेंट, यानी आदत पूरी करने के तुरंत बाद खुद को एक छोटा स्वस्थ इनाम देना। इनाम? हाँ, और ये इनाम आदत से जुड़ा होना चाहिए। जैसे अगर आप पैसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो हर बार जब आप कोई गैर जरूरी खरीदारी टालते हैं तो कुछ पैसे एक अलग ट्रिप फंड या गिफ्ट फंड में डाल दें। अच्छा आइडिया है। एक और बेहद शक्तिशाली तरीका है हैबिट ट्रैकिंग, आदत ट्रैकिंग। अपनी प्रगति को कहीं रिकॉर्ड करें, कैलेंडर पर क्रॉस लगाकर, किसी ऐप में नोट करके या जार में कंचे डालकर। अपनी प्रगति का विजुअल प्रूफ देखना अपने आप में एक पुरस्कार है। ये श्रृंखला को न तोड़ने, डोंट ब्रेक द चेन की भावना पैदा करता है, जो बहुत प्रेरक हो सकती है। हाँ, वो चेन टूटनी नहीं चाहिए वाली फीलिंग। और यहीं पर अकाउंटेबिलिटी पार्टनर यानी जवाबदेही साथी या समूह की भूमिका भी आती है। वो कैसे मदद करता है? जब आपको पता होता है कि कोई और आपकी प्रगति पर नजर रख रहा है या आपसे पूछेगा, तो आप ट्रैक पर बने रहने के लिए ज्यादा प्रेरित महसूस करते हैं। ये एक तरह का सामाजिक पुरस्कार है या सजा से बचाव कह लीजिए। हाँ, किसी को जवाब देना होता है तो हम ज्यादा ध्यान रखते हैं। बिल्कुल। सार्वजनिक रूप से अपनी प्रतिबद्धता जताना भी इसी सिद्धांत पर काम करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है निरंतरता। क्लियर जोर देते हैं कि हर रोज कुछ करना, चाहे कितना भी कम क्यों ना हो, कभी कभी बहुत ज्यादा करने से बेहतर है। कंसिस्टेंसी की। एग्जैक्टली। एक दिन चूक जाना ठीक है, जिंदगी में ऐसा होता है, लेकिन नियम ये है कि कभी भी लगातार 2 दिन न चूकें। अच्छा, ये जरूरी है। हाँ, एक बार चूकना एक गलती है, 2 बार चूकना एक नई बुरी आदत की शुरुआत हो सकती है। इसलिए अगर आप एक दिन अपनी आदत से चूक जाते हैं तो अगले दिन वापस पटरी पर आना सबसे जरूरी है। और ज्ञानोदय पॉडकास्ट जैसे मंच आपको इन्हीं छोटी लेकिन असरदार रणनीतियों को समझने और अपने जीवन में उतारने में मदद कर सकते हैं। बिल्कुल। किताब कुछ और जरूरी बारीकियों पर भी ध्यान दिलाती है, जैसे प्रतिभा और आनुवंशिकी यानी मतलब जीन्स की भूमिका। हाँ, टैलेंट। सफलता सिर्फ मेहनत पर ही नहीं, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करती है कि आप अपनी प्राकृतिक शक्तियों और झुकाव के अनुरूप खेल खेल रहे हैं या नहीं। जीन आपकी नियति तय नहीं करते, लेकिन वे अवसर के क्षेत्रों को जरूर उजागर करते हैं। उन आदतों को चुनना जो आपकी पर्सनालिटी और स्किल्स से मेल खाती हैं, उन्हें निभाना ज्यादा आसान और संतोषजनक बनाता है। ये भी एक जरूरी पहलू है। एक और दिलचस्प सिद्धांत है गोल्डीलॉक्स रूल। गोल्डीलॉक्स, वो कहानी वाला? हाँ, वही। ये कहता है कि इंसान तब सबसे ज्यादा प्रेरित महसूस करता है जब वो ऐसे काम कर रहा हो जो उसकी वर्तमान क्षमताओं के किनारे पर हो। ना बहुत आसान जिससे बोरियत हो और ना बहुत मुश्किल जिससे निराशा हो, बल्कि बस सही चुनौती वाले हों। जस्ट राइट चैलेंज। बिल्कुल। हालांकि क्लेयर ये भी कहते हैं कि असली पेशेवर वो होते हैं जो बोरियत होने पर भी टिके रहते हैं। हर आदत एक समय बाद उबाऊ लग सकती है। सफल लोग वे होते हैं जो इस बोरियत के बावजूद लगातार काम करते रहते हैं।
लेकिन क्या अच्छी आदतों का कोई नकारात्मक पहलू भी हो सकता है? किताब इसके बारे में कुछ कहती है? हाँ, बिल्कुल। कभी-कभी आदतें इतनी स्वचालित हो जाती हैं कि हम उन पर सवाल उठाना बंद कर देते हैं। हम सुधार की गुंजाइश देखना बंद कर देते हैं और थोड़े कठोर या इनफ्लेक्सिबल बन जाते हैं। हाँ, ये हो सकता है। इसीलिए रिफ्लेक्शन एंड रिव्यू यानी चिंतन और समीक्षा बहुत जरूरी है। नियमित रूप से अपनी आदतों और सिस्टम की समीक्षा करें। क्या ये अभी भी मेरे लक्ष्यों के काम कर रहा है? क्या इसमें सुधार की जरूरत है? क्या मेरी पहचान विकसित हुई है और क्या मेरी आदतें उसके साथ बदली हैं? ये आत्म जागरूकता हमें अनुकूल बने रहने में मदद करती है। ये समीक्षा कितनी बार करनी चाहिए? क्या इसका भी कोई नियम है? इसका कोई सख्त नियम नहीं है, ये व्यक्ति और आदत पर निर्भर करता है। लेकिन एक सामान्य दिशा निर्देश के तौर पर महीने में एक बार या तिमाही में एक बार अपनी प्रमुख आदतों और प्रगति की समीक्षा करना फायदेमंद हो सकता है। ठीक है। महत्वपूर्ण ये है कि इसे नियमित रूप से किया जाए ताकि आप सचेत रहें और जरूरत पड़ने पर बदलाव कर सकें। ये सुनिश्चित करता है कि आपकी आदतें आपके लिए काम करें, न कि आप आदतों के गुलाम बन जाएं। सही कहा। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें ज्ञानोदय पॉडकास्ट के श्रोताओं के लिए, तो जेम्स क्लियर का मुख्य संदेश क्या है? मेरे ख्याल से मुख्य संदेश ये है कि शायद यह कि लक्ष्य निर्धारित करना जरूरी है, लेकिन सफलता के लिए सिस्टम बनाना ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ, बिल्कुल यही। विजेता और हारने वाले दोनों के लक्ष्य अक्सर समान होते हैं। अंतर उनके दैनिक सिस्टम, उनकी आदतों में होता है। क्लियर लिखते हैं, आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते, आप अपने सिस्टम के स्तर तक गिरते हैं। बिल्कुल। और ये सिस्टम आपकी पहचान से गहराई से जुड़ा हुआ है। हर छोटी आदत उस व्यक्ति के पक्ष में एक वोट है जो आप बनना चाहते हैं। वोट। ये परमाणु आदतें धीरे धीरे आपकी पहचान को आकार देती हैं। आपकी पहचान आपकी निरंतरता को प्रेरित करती है और यही निरंतरता अंततः आपको असाधारण परिणाम दिलाती है। छोटे कदम जब लगातार उठाए जाएं, तो वे वास्तव में पहाड़ हिला सकते हैं। बहुत खूब। और अब इस गहरी पड़ताल के अंत में सोचने के लिए एक विचार छोड़ते हैं। जरूर। आज ऐसा कौन सा एक छोटा परमाणु कदम उठाया जा सकता है जिसे लगातार दोहराया जा सके, जो उस व्यक्ति बनने की दिशा में पहला वोट हो जैसा कोई बनना चाहता है? अगर आपको ज्ञानोदय पॉडकास्ट की एपिसोड अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जी हाँ, जरूर करें। कमेंट में बताइए कि इस पॉडकास्ट का कौन सा हिस्सा आपको सबसे अच्छा लगा और आपने एटॉमिक हैबिट से क्या सीखा। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और हमें यह भी बताइए कि आप किस किताब या किस विषय पर अगला पॉडकास्ट सुनना चाहेंगे। सुनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।